सर मैंने राजेश जी को ट्रांसफर किया हुआ है। राजेश जी दे दी सर मैंने दे दी। ओके दे दी सर। इस समय मैं होस्ट हूँ सर राजेश, तो आपको कुछ भी दिक्कत होगी सर आप मुझे बोल देना, मैं ठीक लूंगा। अच्छा, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। लास्ट टाइम हम लोग प्रोजेनी की बात कर रहे थे, द इंटरेस्टिंग डिस्कशन केम एक्चुअली, और उसमें हम लोग जो डिस्कस किया था कि 4 तरह की प्रॉब्लम हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था। कि एक तो था कि कस्टडी ऑफ द चाइल्ड आफ्टर मैरिज ब्रेक, जब मैरिज की ब्रेक हो जाती है, सेपरेशन डाइवोर्स हो जाता है, तो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी। सेकंड था कि कॉम्बिनेशन फॉर ट्विंस, जब ट्विन बर्थ होते हैं तो उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। तीसरा था सरोगेसी का, कि जब बर्थ ऑफ द चाइल्ड थ्रू सरोगेसी होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। और लास्ट वाज अबाउट द इलेजिटिमेट चाइल्ड, कि चाइल्ड विद अदर देन द रियल फादर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सरोज जी, क्योंकि उन्होंने जो सरोगेसी बर्थ का डिटेल्स शेयर किया मेरे साथ में, and I got some other details about the twins and other thing. And the good thing was कि I tried to read all astrological text after the last class, जो भी व्रत पराशरोरा शास्त्र है, जातक परिजात है, व्रत जातक है, सारावली है, जितने भी थे, and I was surprised कि ये सारे कॉम्बिनेशन उन किताबों में हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें पहले भी होती थी और उन्होंने काफी डिटेल में मेंशन किया हुआ है ये सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो उन्हीं को लेकर, और जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अबाउट द बीज एंड द क्षेत्र, द सीड एंड द सॉइल, तो उन सब को लेके और जो हॉरोस्कोप हमको मिले हैं उनको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें नई हैं, हम लोगों ने पहले कभी नहीं डिस्कस किया इन चीजों के ऊपर। एंड फॉर मी आल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं। पहले आपने मेरा होस्ट का स्क्रीन डिसेबल किया हुआ है राजेश जी। स्क्रीन शेयरिंग प्लीज अलाउ कर दीजिए मुझे। राजेश जी, हेलो सर मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी सर। नमस्कार सर। या जी सर आ गया। सॉरी सर डिले के लिए। नहीं, ओके फाइन, थैंक यू। So let's start with the first one, that is custody of the child after marriage break. जब मैरिज का ब्रेक होता है तो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी, और ये चीज हम मदर और फादर की हॉरोस्कोप से एग्जामिन नहीं करते। दिस वी फाइंड आउट फ्रॉम द हॉरोस्कोप ऑफ द चाइल्ड एक्चुअली। तो जब कस्टडी की बात होती है कि कस्टडी जो है मदर को जाएगी या फादर को जाएगी, तो हमें बच्चे का हॉरोस्कोप एग्जामिन करना पड़ेगा, और उस टाइम क्या दशा पीरियड चल रहा है जब ब्रेक हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड कि जो बच्चा जो है माँ के पास रहेगा या फादर के पास रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि मून हमारा मदर है और 4th हाउस हम मदर के लिए देखते हैं। सन हमारा फादर का सिग्निफिकेटर है और फादर के लिए हम 9th हाउस देखते हैं। दो चीजें क्लियर हैं। और जो सेपरेटिंग टेंडेंसी के प्लैनेट्स हैं वो हैं सन, सैटर्न, राहु एंड द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। ये 4 प्लैनेट हैं जो कि सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं। किसी भी हाउस के साथ जब इनका एसोसिएशन हो जाता है तो हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशन से अलग करते हैं। तो ये 3 चीजें हमें 4 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मून, 4th हाउस, सन, 9th हाउस और ये जो सेपरेटिंग टेंडेंसी वाले प्लैनेट हैं। और उसके अलावा जो मान लीजिए कि मदर से सेपरेट होना है तो मदर से 12th हाउस, दैट इज 3rd हाउस। फादर से सेपरेट होना है तो 12th फ्रॉम 9th हाउस, दैट इज 8th हाउस। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखेंगे, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि कस्टडी किसके पास जाएगी। तो उसमें यही कहा कि अगर जैसे मान लीजिए कि 3rd और 9th हाउस अगर अच्छे हैं, 3rd और 9th हाउस का मतलब क्या हुआ कि फादर का हाउस और मदर से सेपरेशन वाला जो हाउस है
तो कस्टडी जाती है फादर को। और अगर 4th हाउस और 8th हाउस मीन सेपरेशन फ्रॉम फादर, उसकी जब दशांतर दशा चलती है तो कस्टडी गोज टू मदर। और इसमें एक ये भी होता है कि कभी कभी कस्टडी ना फादर को जाती है ना मदर को जाती है, इट गोज टू समबडी एल्स। मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि कस्टडी कैन नॉट बी गिवन आइदर टू मदर और फादर, देन इट गोज टू सम रिलेशन आल्सो। तो उसमें भी था कि अगर दशा पीरियड इस टाइप का है कि उसमें 3rd और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन है तो कस्टडी गोज टू अदर देन द पेरेंट्स। तो ये चीज अगर हम ध्यान रखेंगे कि जिस समय ब्रेक हो रहा है या जिस समय कस्टडी का डिसीजन हो रहा है कि अगर दशा पीरियड जो है 3rd एंड 9th हाउस का है तो कस्टडी इज लाइकली टू गो टू फादर। अगर 4th एंड 8th का है तो कस्टडी टू द मदर, और 3rd और 8th का है तो कस्टडी टू द अदर देन द पेरेंट्स। तो सिंपल है ये, इसमें कोई ज्यादा मैंने देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम मून की पोजीशन को, 4th हाउस को, सन की पोजीशन को, 9th हाउस को, और जो 12th हाउस है उनसे 3rd हाउस और 8th हाउस, और ये देख कर कि उनके ऊपर सेपरेटिंग टेंडेंसी प्लैनेट्स का क्या इन्फ्लुएंस है, तो ये हमें पता लग जाता है कि ये जो कस्टडी या बच्चा जो है किसके पास रहने वाला है। इसमें हम आई गॉट वन एग्जांपल एक्चुअली, दिस गर्ल 24/11/2006 1140 एंड दिल्ली। तो इसको अगर हम एग्जामिन करें सर अच्छा शेयर कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही थी। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली इसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा। जी हाउ वी कैन गेट द दोबारा से शेयर करने के लिए? जी जी मैं देखता हूँ सर। नहीं नहीं वो तो ठीक है। अच्छा अच्छा आपकी तरफ से उधर से, ठीक है। राइट, ये हॉरोस्कोप है अबाउट दिस गर्ल एक्चुअली, कि जब इनका हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हुआ तो द कस्टडी ऑफ द गर्ल वेंट टू द मदर। तो इसमें अगर आप देखिए, वैसे भी यहाँ पर अगर हम फादर के हाउस को देखें 9th हाउस को, तो 9th हाउस ये है, 6 नंबर साइन है इसमें, एंड दिस इज हैम्ड बिटवीन 2 मैलिफिक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैलिफिक प्लैनेट का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, कि दिस इज हैम्ड बिटवीन 2 मैलिफिक प्लैनेट। और इसके लॉर्ड की पोजीशन देखिए आप कि मरकरी लॉर्ड है, और मरकरी के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है? मार्स का, सैटर्न का और राहु का। तो अगर हम खाली इसी को देखें, वी कैन हैव एन आइडिया कि जो फादर के साथ तो वैसे भी सेपरेट ही होना है, इस 9th हाउस इज सच ए बैड हाउस एक्चुअली, और फादर से सेपरेशन का 8th हाउस वो भी अफ्लिक्टेड है यहाँ पर जो है। तो ये जो 9th हाउस है और 8th हाउस है वो बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है। तो ये कह सकते हैं कि वैसे भी जो नॉर्मल भी अगर हम करेंगे कि फादर के साथ कोई ऐसा रहने का चांस नहीं है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम 4th हाउस एंड 3rd हाउस को देखें, तो ये जो 3rd हाउस है इज नॉट बैड, बिकॉज इसका लॉर्ड जुपिटर है, 11th हाउस में, इज अगेन प्लेस्ड विद द बेनिफिक प्लैनेट, और इसके ऊपर किसी भी मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। इसका मतलब मदर से सेपरेशन होने का कोई चांस नहीं है। और इसका भी अगर हम देखें 4th हाउस की क्या पोजीशन है, तो 4th हाउस को मंगल देख रहा है, विच इज इट्स ओन साइन। और जैसे मैंने बताया था कि कभी भी कोई भी प्लैनेट जब अपने साइन को देखता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है, हाउस राजयोग कारक बन जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि 4th हाउस एंड 3rd हाउस क्लियरली इंडिकेट कि द कस्टडी विल गो टू द मदर, नॉट टू द फादर, बिकॉज अदरवाइज आल्सो यहाँ जो 9th हाउस है और इसका लॉर्ड है वो बहुत बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है। तो ये एक्चुअल हॉरोस्कोप्स हैं व्हिच आई कुड फाइंड आउट एक्चुअली। तो वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये जो हमारे रूल्स हैं वो रूल्स अच्छी तरह से फॉलो होते हैं या अथवा नहीं होते एक्चुअली। तो ये है अबाउट द कस्टडी, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। विल गो अहेड एक्चुअली।
नाउ बर्थ ऑफ द ट्विंस, ट्विन का बर्थ किस किस सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल है और कैसे होगा। पहली चीज तो ये है कि ट्विन के बर्थ में नेचुरली पोटेंशियल ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल वी हैव टू सी कि पोटेंशियल होनी चाहिए उस टाइप की, मोर देन वन चाइल्ड वो प्रोड्यूस हो। सेकेंडली, जैसा मैंने कहा था कि जो प्लैनेट इन्वॉल्व हैं, जब हम लोगों ने बीज एंड उसकी क्षेत्र की बात की थी, तो बीज के लिए प्लैनेट इंपॉर्टेंट थे सन एंड वीनस, और क्षेत्र के लिए थे मून एंड मार्स। तो इसलिए, और जुपिटर का कंबाइंड रोल था, तो इसलिए ये जो प्लैनेट इन्वॉल्व हैं इसमें पोटेंशियल के लिए दिस प्लैनेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और मरकरी को हमने इसलिए कहा कि मरकरी जो है एक, उसको हमने ड्वेल प्लैनेट कहा, ड्वेल साइन होते हैं 3, 6, 9, 12, तो 3 और 6 का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। तो मरकरी भी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बर्थ ऑफ ट्विंस एक्चुअली, क्योंकि ये भी एक ड्वेल प्लैनेट है, और जितने भी हमारे ड्वेल साइंस हैं वो भी जो 3, 6, 9 एंड 12 दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके लॉर्ड भी दैट इज मरकरी एंड जुपिटर। तीसरा ये कहा कि जो ट्विन का बर्थ है, तो नेचुरली द जेनिटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल शुड बी लार्ज, जिससे कि वो 2 बच्चे उसमें आ सकें। तो ये 3 चीज हैं, और जो हम लोगों की टेक्स्ट हैं उसमें कुछ कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं कि अगर फीमेल का जेनिटल ऑर्गन लार्ज होगा तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। तो उसमें पहली कंडीशन तो ये है कि शनि या मंगल के ऊपर, मतलब जैसे मंगल है तो मंगल के ऊपर शनि या राहु या मांडी की दृष्टि होनी चाहिए, मतलब उसका एसोसिएशन होना चाहिए, या सैटर्न के साथ राहु या मांडी का एसोसिएशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा था कि 7th लॉर्ड शुड बी ए मैलेफिक प्लैनेट। इन दैट केस इट्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर लार्ज जेनिटल ऑर्गन्स। सेकंड कॉम्बिनेशन रिटन इज लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, अगर जुपिटर या वीनस है और उसके साथ मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन भी है, तो उस केस में भी ये कॉम्बिनेशन बनता है फॉर द लार्ज जेनिटल ऑर्गन्स। थर्ड था कि लॉर्ड ऑफ 7th हाउस अगर शनि है और मरकरी उसके साथ में है, तो दैट इज अनदर कॉम्बिनेशन गिवन इन द एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, नेचुरली आप जानते हैं 8th हाउस से हम देखते हैं, और जब 8th हाउस की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो साइन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और प्लैनेट मंगल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। और अगर हम आगे चलें तो जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है उसने भी कुछ अलग से कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, जस्ट मेंशनिंग बिकॉज दे मे नॉट बी ऑफ मच यूज, बट ये कॉम्बिनेशन वहाँ किताबों में दिए हुए हैं कि अगर ये दिस इज अबाउट द नेटिव, जस्ट सी ये नेटिव की हॉरोस्कोप से देख के हम बताएंगे कि नेटिव जो है एज ए ट्विन है या नहीं है। कि नेटिव इज बॉर्न एज ए ट्विन इफ सन इज इन द क्वाड्रुपेड साइन। क्वाड्रुपेड साइन में चतुष्पाद साइन जो भी होते हैं, फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, इस तरह के जो लियो साइन, जो चतुष्पाद साइंस हैं, तो अगर सन जो है चतुष्पाद साइन में होता है और बाकी जो प्लैनेट हैं वो ड्वेल साइन में होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, तो उस टाइम जो बच्चा है दैट इज ए ट्विन बर्थ। और दूसरा ये भी कहा यहाँ पर, दिस वाज अबाउट द चाइल्ड का बर्थ हम हॉरोस्कोप देख के बता सकते हैं कि अगर सन उसका क्वाड्रुपेड साइन में है, चतुष्पाद साइन में है, और दूसरे प्लैनेट ड्वेल साइन में है विद स्ट्रेंथ, तो बच्चा जो है एज ए ट्विन बॉर्न हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट मदर एंड द फादर। मदर और फादर का हॉरोस्कोप देख के हम कैसे बताएंगे। तो कहता है कि ट्विन शैल बी बॉर्न व्हेन मून एंड मार्स, जो फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसका क्षेत्र बताते हैं, और आदमी के लिए सन एंड वीनस। तो वो कह रहा है कि अगर ये प्लैनेट अगर अच्छी वेल प्लेस्ड हैं अपने लग्न चार्ट में या नवांश में, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विन बर्थ। और जुपिटर, जैसे आप जानते हैं, जुपिटर इज ए मस्ट फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल, तो जुपिटर का प्लेसमेंट भी ठीक होना चाहिए। तो अगर ये चीजें हैं देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विन बर्थ। और उसमें ये भी कहा कि आप जो सीड एंड सॉइल है ट्विंस के लिए, दैट यू हैव टू बी एग्जामिन बिकॉज बोथ शुड बी फर्टाइल, अदरवाइज ट्विन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और बीवी रमन में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ट्विंस के लिए, और उसमें ये कहा कि अगर मून और वीनस इवन साइन में है
और जुपिटर मार्स मरकरी ऑड साइन में है, मून और वीनस अगर इवन साइन में है और प्लैनेट जुपिटर मार्स मरकरी ऑड साइन में है, देन ट्विन का बर्थ होता है, बट उसमें भी वन मेल एंड द वन फीमेल, उसमें भी जो है अलग अलग सेक्स के बच्चे होते हैं। दूसरा था कि स्ट्रॉन्ग मेलिफिक प्लैनेट अगर लग्न या मून को आस्पेक्ट करते हैं इन द इवन साइन, देन आल्सो वन मेल एंड वन फीमेल बर्थ टेक्स प्लेस। फिर अगर मार्स मरकरी जुपिटर अगर इवन साइन में है और अगर पावरफुल भी है, तो देयर इज ए बर्थ ऑफ टू मेल ओनली, मींस विल बी टू मेल। ऐसा बहुत होता है कि या तो दो मेल हैं या दो फीमेल हैं या एक मेल है या एक फीमेल भी है, इस तरह हर तरह से बच्चे होते हैं। And then the fourth was all planets and the Lagna occupy common Navansha, and Mercury posited in the Gemini Navansha aspect the same. तो उस केस में now they have gone for more than one का combination, more than two का भी combination दिया हुआ है, two male and one female। और अगर जो इसमें है, इसमें अगर मरकरी वर्गो नवांश में है या जेमिनी नवांश में या वर्गो नवांश में, तो दो फीमेल एंड एक मेल होता है। और अगर ऑल प्लैनेट्स अगर थर्ड या नाइन्थ नवांश में होते हैं और मरकरी अगर थर्ड नवांश में उनको एस्पेक्ट करता है, देन वी हैव थ्री मेल प्लैनेट्स। तो ये तीन का भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और इवन वी गो टू द बृहत जातक, उसमें भी ट्विंस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि अगर मून एंड वीनस इवन साइन में है, जैसे अभी आपने देखा कि, और मरकरी मार्स जुपिटर लगना ऑड साइन में है, तो वन मेल एंड वन फीमेल। दूसरा था कि लगना और मून अगर इवन साइन में है आस्पेक्टेड बाय द मेल प्लैनेट, तभी भी ट्विंस का बर्थ होता है। तीसरा है कि अगर पावरफुल मरकरी मार्स जुपिटर लगना अगर इवन साइन में है, देन आल्सो ट्विन बर्थ टेक्स प्लेस। और भी कुछ व्यूज हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, और उसमें दिस इज मेनली, फर्स्ट वन इज मेनली अबाउट द चाइल्ड का हॉरोस्कोप देखकर हम बता सकते हैं कि वो ट्विंस हैं या नहीं है। कि उसमें दो चीजें कही उसके बारे में कि पहला तो मरकरी इज ए मेन प्लैनेट बिहाइंड द ट्विंस, क्योंकि वैसे भी जो ड्वेल साइन है 3-6 उनका लॉर्ड भी है, और वैसे भी मरकरी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है फॉर द ट्विन बर्थ। और जैसा मैंने कहा कि ड्वेल साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज ड्वेल साइंस आर 3, 6, 9 एंड 12। तो मेन जो आप देखेंगे भी जब हम हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे कि मेन रोल इन्हीं प्लैनेट का है, मरकरी का है। और यहाँ तक साइंस का सवाल है 3, 6, 9 एंड 12, और 9 एंड 12 का लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर ये चार चीजें पता लग जाती हैं आपको कि जो ड्वेल साइन है 3, 6, 9, 12, दूसरा जो इनके प्लैनेट हैं मरकरी एंड जुपिटर, उसको भी हमने ड्वेल प्लैनेट कहा, तो इनका सबका इम्पोर्टेंट रोल आएगा फॉर द ट्विन बर्थ। और जहाँ तक अगर हम मदर या फादर की हॉरोस्कोप से देखें और ये बताना चाहें कि ट्विन बर्थ होगा या नहीं होगा, इन दैट केस फिफ्थ हाउस विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। फिफ्थ हाउस फॉर मेल एंड आरूढ़ लगना से जो 9th हाउस होता है, दैट इज फॉर द फीमेल। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हम उज्जैनी का देखते हैं, मेल के केस में लग्न एंड फिफ्थ हाउस को हम देखते हैं, और फीमेल के केस में जब हम उज्जैनी का मैटर डिस्कस करते हैं तो वी सी द आरूढ़ लगना एंड 9th हाउस देयर फ्रॉम। तो मेल के केस में 5वें घर पर और फीमेल के केस में 9th हाउस फ्रॉम आरूढ़ लगना। उसके ऊपर अगर ड्वेल प्लैनेट और ड्वेल साइंस का एसोसिएशन है, then also from the horoscope of mother and father we can tell whether birth is going to be twin or not। इसके बाद जो बच्चे के हॉरोस्कोप से उसमें एक पॉइंट और भी कहा गया कि अगर एक्सचेंज बिटवीन लग्ना एंड द थर्ड हाउस, अगर लग्न और थर्ड हाउस हमारा वो बॉन्ड का हाउस है, तो उसके बीच में अगर ड्वेल प्लैनेट का एसोसिएशन होता है या ड्वेल साइन का एसोसिएशन होता है, बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, we have to see the Lagna chart, sorry, in the Lagna chart, Lagna in the third house, and simultaneously we try to see the D3 chart also, because that is also important for the co-bond। तो उन दोनों में अगर लग्न और थर्ड हाउस में अगर ड्वेल साइन का और ड्वेल प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो हम चाइल्ड का हॉरोस्कोप देखकर ये बता सकते हैं कि ये ट्विन बर्थ है या नहीं। ये इसमें देखिए कि ये बच्चे मतलब इज अ हॉरोस्कोप ऑफ अ पर्सन हु इज ए
जैसे लग्न तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब हम ट्विंस के जो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बच्चे के हॉरोस्कोप से कैसे पता लगेगा, देन वी विल सी द हॉरोस्कोप ऑफ मदर एंड फादर आल्सो। तो एक ही एग्जांपल है 2011-68 529 एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड दिस पर्सन वाज बोर्न एज ए ट्विन एक्चुअली। तो इसका अगर हम हॉरोस्कोप देखें, लेट मी शो द हॉरोस्कोप ऑफ दिस पर्सन। ये इसका हॉरोस्कोप है एंड वी विल सी द लग्ना चार्ट। दिस इज द लग्ना चार्ट एंड दिस इज द T3 चार्ट। लग्ना चार्ट और T3 चार्ट हम देखेंगे कि ये जो इस व्यक्ति का हॉरोस्कोप इंडिकेट करता है कि ये ट्विन है या नहीं है, तो दैट वी विल ट्राई टू सी एक्चुअली। पहली चीज तो ये है कि जो यहाँ पर देखिए जो लग्ना है, लग्ना में मरकरी प्लैनेट है, ड्वेल प्लैनेट है इसमें जो है, और जो हम लग्न से देखते हैं मून से भी देखते हैं, लग्ना एंड मून दोनों से हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर लग्न और मून भी लग्न में ही है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट यहाँ पर एक प्लैनेट है मरकरी प्लैनेट, पहली चीज, और जो कि एक ड्वेल प्लैनेट है। दूसरा, अगर हम थर्ड हाउस देखें इसको, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है दैट इज जुपिटर। जुपिटर इज अगेन ए ड्वेल प्लैनेट, 9-12 का लॉर्ड है, और यहाँ पर 6 नंबर साइन में प्लेस्ड है। इसका मतलब जुपिटर इज प्लेस्ड इन ए ड्वेल साइन। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट और थर्ड हाउस को हम देखते हैं तो देयर इज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ ड्वेल प्लैनेट एज वेल एज द ड्वेल साइन। और अगर हम यहाँ पर D3 चार्ट में आते हैं, ये D3 चार्ट है, तो पहली चीज तो है कि इसका लगन इज ए ड्वेल साइन। लगन जो 3 नंबर है इसका ड्वेल साइन है, और मून और असेंडेंट एक ही जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर मरकरी प्लैनेट इज प्लेस्ड व्हिच इज अगेन ए ड्वेल साइन। और इसमें जो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड था जुपिटर यहाँ पर, उसकी पोजीशन अगर आप यहाँ देखेंगे तो जुपिटर इज प्लेस्ड अगेन इन एन ड्वेल साइन, 6 नंबर साइन में प्लेस्ड है। तो जुपिटर जो है वो ड्वेल साइन में प्लेस्ड है। तो हर तरह से अगर हम फर्स्ट हाउस को भी देखें और थर्ड हाउस को भी देखें, लग्न चार्ट में भी देखें और D3 चार्ट में भी देखें, we find कि all these houses they have a strong influence of dual planet and the dual signs, और ये ट्विन के केस में होता है। तो ये हम ट्विन का बर्थ चार्ट देखकर ये बता सकते हैं कि जो बच्चा जो है, मतलब जिसका हॉरोस्कोप है, वो ट्विन है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, दिस वी हैव डिस्कस्ड कि ये सब चीजें। नाउ वी कम टू द एक्चुअल हॉरोस्कोप कि आई कुड गेट 2 हॉरोस्कोप, जहाँ मदर फादर के और बच्चे का भी उसमें डिटेल है, और जहाँ पर जो है दोनों केसेस में ट्विंस का बर्थ है, तो दैट बर्थ वी कैन डिस्कस। तो इसमें एक एक करके हम हस्बैंड वाइफ का दोनों का हॉरोस्कोप है, बच्चे के हॉरोस्कोप देख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो सही है या नहीं है। तो अगर ये दोनों का डिटेल मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हस्बैंड इज 7 नवंबर 77 940 मेरठ, वाइफ इज 28 अक्टूबर 1980 7 o'clock एट आगरा, और बच्चों का भी जो है ये डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, एक लड़का है एक लड़की। तो अगर पहले लेट्स एग्जामिन फ्रॉम आवर एंगल, तो हमने कहा था कि जो पहली चीज तो है कि फर्टिलिटी देखना है, सीड एंड सॉइल देखना है, ऑर्गन का लार्ज होना देखना है, और मेल के केस में हमें लग्न और 5th हाउस देखना है, और फीमेल के केस में आरूढ़ लगना एंड 9th हाउस, 12th हाउस, ये चीजें हमें देखनी है। तो उससे हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि ट्विन का बर्थ कैसे हुआ इस केस में। पहली चीज तो अगर हम लास्ट टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बीज स्फुटा एंड क्षेत्र स्फुटा, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बीज स्फुटा मीन्स द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, वीनस एंड जुपिटर, ये बीज स्फुटा है। और अगर ये अभी हम आई विल जस्ट शो यू द हॉरोस्कोप, तो अगर तीनों को हम ऐड करें तो ये
one sign, one is odd and नवांश, one is odd and another is even. साइन और नवांशा में एक इवन है, एक ऑड है। और अगर क्षेत्र का भी करें, मून, मार्स एंड जुपिटर का अगर हम लॉन्गिट्यूड लें, तो आप देखिए कि इट कम्स टू 3,324। तो इसमें जो आता है साइन इवन एंड नवांशा ऑड, और यहाँ पर जस्ट सी द डिफरेंस इज ओनली 4 मिनट्स। और अगर ये 320 होता तो दोनों इवन होते, और होना भी वही चाहिए था, बिकॉज आई थिंक देयर मे बी अ डिफरेंस ऑफ फ्यू सेकंड्स इन द बर्थ टाइम, उसकी वजह से ये थोड़ा सा 4 मिनट आगे चले गए। अदरवाइज जो ये इंडिकेट करता है कि जो ट्विन बर्थ हुआ है दिस शुड बी लेस देन 20, या 20 अगर होता तो दोनों इवन होते, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं कि सिर्फ 4 मिनट के डिफरेंस से जो डिग्री में डिफरेंस हुआ, इट मेक्स अ डिफरेंस ऑफ ओनली वेरी फ्यू सेकंड्स। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर हम उसको करेक्ट मान के चलें कि दोनों इवन हैं, दोनों इवन है, इट मीन्स द सॉइल इज वेरी फर्टाइल। तो जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है फीमेल की वो बहुत अच्छी है, एंड दैट इज सूटेबल फॉर द ट्विंस। अब हम एक एक का हॉरोस्कोप एग्जामिन करेंगे, तो वी कैन शेयर आल्सो। ये मेल का हॉरोस्कोप है, ये लग्ना है। तो लेट अस सी दिस लग्ना चार्ट फर्स्ट। और लग्ना चार्ट में मैंने कहा था कि जो शेयर नहीं हुआ सर सबका, नहीं हुआ क्या आपका? नहीं हुआ, एक पुरानी चलता है। अब हो रहा है? जी सर, जी सर। ये देखिए यहाँ पर लग्ना एंड द 5th हाउस, ये मेल का हॉरोस्कोप है यहाँ पर। तो पहले हम मेल का हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्टिलिटी तो हमने देख लिया, जो बीज है, वन मेल एंड द फीमेल, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, दैट इज ओके। तो ये कहा था मैंने कि जो लग्न है और 5th हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर फर्टिलिटी ठीक है मेल की जो है, तो उस केस में हम 1st हाउस को और 5th हाउस को एग्जामिन करते हैं। तो अगर हम 1st हाउस को देखें तो इसमें इसे स्ट्रॉन्ग हाउस, इसका लॉर्ड यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो दैट इज ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इवन द 5th हाउस को भी देखें अगर हम, तो इसका कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं है, एंड इसका लॉर्ड भी जो है वो जुपिटर है। और इनकी अगर हम यहाँ भी पोजीशन देखेंगे नवांश चार्ट में कि 5th हाउस की या जुपिटर की पोजीशन क्या है, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ लग्ना इन नवांश चार्ट एंड प्लेस्ड इन द 11th हाउस। So again, it's a strong position of the 5th house, which indicates in the Lagna chart as well as in the Navansh chart. तो हम ये कह सकते हैं कि जो लग्न और नवांश है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, they are strong. And then the main thing that I told you कि 5th house के ऊपर ड्वेल प्लैनेट का या ड्वेल साइन का इन्फ्लुएंस जरूरी है फॉर द ट्विन बर्थ। वेदर हम मेल के हॉरोस्कोप में देखें या फीमेल के हॉरोस्कोप में देखें, दिस हैज टू बी देयर कि 5th हाउस के ऊपर ड्वेल साइन का और ड्वेल प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5th हाउस है, ये जो इसका लॉर्ड जुपिटर है। पहली चीज तो ये साइन ही ड्वेल साइन प्लेस्ड है 5th हाउस में। 5th हाउस में जो साइन प्लेस्ड है वो ड्वेल साइन है, उसका लॉर्ड है वो भी ड्वेल प्लैनेट है, जुपिटर जो है वो ड्वेल प्लैनेट है। तो और यहाँ भी अगर हम नवांश चार्ट में भी देखें तो मरकरी प्लेस्ड है अगेन ए ड्वेल प्लैनेट, एंड जुपिटर आस्पेक्टेड बाय जुपिटर व्हिच इज अगेन ए ड्वेल प्लैनेट। तो अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें तो 5th हाउस के ऊपर ड्वेल साइन का और ड्वेल प्लैनेट का पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है इस हॉरोस्कोप में। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है, अभी तक तो हमने ये कहा कि मतलब पॉसिबिलिटी है क्योंकि लग्न और 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, और 5th हाउस के मेल के हॉरोस्कोप में ड्वेल साइन और ड्वेल प्लैनेट दोनों का इन्फ्लुएंस है।
और इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो पर्टिकुलरली प्लैनेट हैं जो फीमेल मेल के केस में है सन एंड वीनस, दे शुड बी स्ट्रांग, और जो फीमेल के केस में मून एंड मार्स वी विल सी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि जो सन एंड वीनस की पोजीशन क्या है, पहली चीज तो यह है कि वीनस इज प्लेस्ड इन इट्स ओन साइन, भले ही वो 12th हाउस में है, बट दे हैव एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, जुपिटर का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। तो इससे वेरी प्लस पॉइंट, एक्चुअली वेरी पॉजिटिव पॉइंट, कि इनका प्लेसमेंट हम कह सकते हैं कि सन और वीनस का प्लेसमेंट खराब नहीं है। सन एंड वीनस जो इन्वॉल्व प्लैनेट है हमारे सीड के लिए, वो भी उनका भी प्लेसमेंट जो है वो ठीक है, उनका प्लेसमेंट हमारा खराब नहीं है। और नवांश में भी देखिए सन इज इन द एक्सॉल्टेड साइन, जो हमारे जो सीड है मेल का, उसका जो प्लैनेट है सन और वीनस, तो सन यहाँ पर उच्च का हो जाता है नवांश। वीनस इज अगेन इन इट्स ओन साइन एंड इज वर्गोत्तम प्लैनेट इन नवांश। तो ये दोनों प्लैनेट इस एंगल से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि नवांश में भी जो है सन और वीनस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो मेल का हॉरोस्कोप एग्जामिन करने से हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है। एंड देयर इज अ फुल इंडिकेशन कि ड्वेल साइन है, ड्वेल साइन का 5th हाउस के ऊपर एसोसिएशन है, ड्वेल प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ twin birth. Now let's see the horoscope of wife, female. This is the female horoscope. ये लग्न है, ये नवांश है। तो दो चीजें हैं फीमेल हॉरोस्कोप में। पहले तो मैंने कहा कि मून एंड मार्स शुड बी स्ट्रांग। पहली कंडीशन जो है कि मून एंड मार्स शुड बी स्ट्रांग। फीमेल के केस में अगर फर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है तो इट इज अ मस्ट दैट बोथ द प्लैनेट्स शुड बी स्ट्रांग। मून का देखिए यहाँ पर, मून इज इन द 9th हाउस, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, प्लेस्ड इन द 9th हाउस, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में प्लेस्ड है, तो इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ द मून। मार्स का देखिए, मार्स भी अपने साइन में है यहाँ पर 8th साइन में, तो मंगल इज आल्सो क्वाइट पावरफुल इन दिस केस। और आगे अगर हम बढ़ें तो हमें आरूढ़ लग्न देखना पड़ेगा, और आरूढ़ लग्न से 9th हाउस, दे शुड आल्सो बी स्ट्रांग। तो यहाँ पर आरूढ़ लग्न क्या होगा, ये जो इसका लॉर्ड है लग्न का अपने से 12th पोजीशन में चला गया, तो इससे 12th इज 11th हाउस। तो हम कहेंगे कि जो आरूढ़ लग्न है वो कौन सा होगा, इसका लॉर्ड है वीनस, डुअल साइन में आ गया सर। राइट, तो आरूढ़ लग्न जो है 11th हाउस हो गया दिस वन, क्योंकि जो इसका लग्न का लॉर्ड है अपने से 12th है, तो उससे 12th पोजीशन में हम जाएंगे, तो 11th हाउस इज द आरूढ़ लग्न है दिस केस। और 11th हाउस से 9th हाउस, दैट इज 7th हाउस, तो दिस इज द हाउस व्हिच इज 9th फ्रॉम द आरूढ़ लग्न। तो इस केस में जो फर्टिलिटी के लिए है, जैसे हमने मेल के केस में लग्न और 5th हाउस को देखा, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा 11th हाउस एंड द 7th हाउस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये आरूढ़ लग्न हो गया, और इससे 9th हाउस जो है वो ये हो गया। तो इन दोनों की पोजीशन भी देखिए कि जो 11th हाउस का लॉर्ड है सन है, दैट इज प्लेस्ड इन द लग्न। तो अगेन इससे पावरफुल पोजीशन की 11th हाउस की पावरफुल पोजीशन है। ऐसे ही जो 7th हाउस की हम बात कर रहे थे, इसका जो लॉर्ड है मंगल, मंगल का भी हमने देखा कि अपने साइन में प्लेस्ड है, और इवन इन द नवांश चार्ट इट इज वेल प्लेस्ड, सन भी वेल प्लेस्ड है, और जिस जो अभी हमने 11th हाउस का देखा यहाँ पर, दैट सन उसका लॉर्ड है, वो भी यहाँ वेल प्लेस्ड है। मून इज आल्सो वेल प्लेस्ड इन द नवांश चार्ट, मार्स इज आल्सो वेल प्लेस्ड इन द नवांश चार्ट। अब जो एसोसिएशन है अबाउट द, कि हमने कहा था कि लार्ज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसके लिए अभी हम लोगों ने कंडीशन कुछ डिस्कस की थी, और उसमें कंडीशन एक थी कि अगर मंगल के साथ
शनि या राहु या मंडी का एसोसिएशन होता है। एंड 7th लॉर्ड इज अ मेलेफिक प्लान। ये अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि मंगल या शनि के साथ अगर मतलब शनि राहु या मंडी का एसोसिएशन होता है और 7th लॉर्ड अगर मेलेफिक प्लैनेट है, देन दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर द लार्ज प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर आप देखिए मंगल है यहाँ इसका लॉर्ड और इसका सन के सैटर्न के साथ एसोसिएशन है। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग दैट मार्स, इवन राहु इज एस्पेक्टिंग दैट मार्स। मार्स को जो इसका लॉर्ड है 7th हाउस का, जो हमारी कंडीशन हमने देखी जो बृहद पराशर और शास्त्र में कि मंगल या शनि के साथ अगर शनि राहु या मांडी का एसोसिएशन हो जाता है, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर द लार्ज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर जो 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है उसके साथ शनि का भी एसोसिएशन है और राहु का भी एसोसिएशन है एंड इवन गुलिका इज आल्सो देयर। तीनों चीजें एक नहीं है या तीनों चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं, तो दैट नेचुरली इंडिकेट्स कि जो हम बात कर रहे हैं लार्ज प्रोडक्टिव ऑर्गन। वैसे भी जो हम नॉर्मल केस में जो जेनिटल ऑर्गन देखते हैं दैट वी सी फ्रॉम द 8th हाउस। 8th हाउस स्कॉर्पियो साइन एंड द मार्स, वो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो 8th हाउस में भी यहाँ देखेंगे तो इस एसोसिएटेड विद द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट इटसेल्फ इंडिकेट इन लार्ज साइज। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं यहाँ पर। और जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो ये आरूढ़ लगना ये था 11th हाउस और जो 9th था ये 7th हाउस था। तो इनके साथ जो ड्वेल प्लैनेट का एसोसिएशन वो भी जरूरी है कि ड्वेल प्लैनेट का एसोसिएशन होगा तभी इनका बर्थ की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम देखें कि ये जो पहली चीज तो ये है कि जो सन है यहाँ का इसका लॉर्ड, दिस इज प्लेस्ड विद ए मरकरी प्लैनेट व्हिच इज ए ड्वेल प्लैनेट। It's very important because Mercury is very important planet for twin succession और ये duality indicate करता है, सबसे important planet है और इसका straight away association हो रहा है यहाँ पर। और इसमें भी अगर मंगल की बात करें, इस हाउस के लॉर्ड की बात करें तो इसको सैटर्न देखें। सैटर्न इज अगेन ए ड्वेल प्लैनेट, तो दोनों इसको यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये अगेन इंडिकेट करता है कि जो पॉसिबिलिटी है ट्विंस की है। और अगर हम यहाँ भी देखें कि इसमें तो यहाँ भी अगर जो 7th हाउस है उसका लॉर्ड मरकरी ही है और ड्वेल साइन भी प्लेस है, तो सारी चीजें की ये पॉसिबिलिटी है और ये सारी चीजें जो है वो इंडिकेट करती हैं ड्वेल चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी। हर तरह से जो हम लोगों ने सेटिस्फाई किया अपना, पहले हमने बीज क्षेत्र देखा और सॉइल भी देखा, फिर इंडिविजुअल दोनों का हॉरोस्कोप देखा कि लग्न और 5th हाउस इन द केस ऑफ मेल और फीमेल के केस में हमने देखा मून मार्स एंड जुपिटर। और जो हाउसेस देखे 1st एंड 5th हाउस फॉर मेल एंड आरूढ़ लग्न एंड 9th हाउस देयर फ्रॉम द फीमेल और 5th हाउस के ऊपर हमने दोनों केसेस में हमने ड्वेल प्लैनेट और ड्वेल साइन का एसोसिएशन। अब लेट्स टॉक अभी, क्योंकि हम हर तरह से वेरीफाई करेंगे, तो इस केस में लेट्स सी द चाइल्ड आल्सो कि चाइल्ड के हॉरोस्कोप से कुछ पता लगता है नहीं लगता है कि उसका भी जो ट्विंस है या नहीं है। तो आई विल ओपन द चाइल्ड हॉरोस्कोप आल्सो। दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ द चाइल्ड। और चाइल्ड का जब हम बात कर रहे थे कि दो कंडीशन है कि जो 1st हाउस और 3rd हाउस हमें देखना है लग्न का और दृष्टांत चार्ट का, D3 चार्ट का, और उसके ऊपर अगर ड्वेल साइन का या ड्वेल प्लैनेट का एसोसिएशन है, देन वी आर श्योर दैट कि ये जो बच्चा है दे आर द ट्विन सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लग्न देखें इसका, तो लग्न में प्लैनेट जुपिटर प्लेस्ड है व्हिच इज ए ड्वेल प्लैनेट, और लॉर्ड ऑफ लग्न, देखिए लॉर्ड ऑफ लग्न क्या है, शनि है। शनि इज प्लेस्ड इन द 6th नंबर साइन, अगेन ए ड्वेल साइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्वेल प्लैनेट वहां बैठा हुआ है और उसका लॉर्ड हैज गॉन टू द ड्वेल साइन। इसी तरह से अगर हम ये देखें 3rd हाउस इसका, तो 3rd हाउस में क्या है, ड्वेल साइन है, 12 नंबर का साइन है, उससे ड्वेल साइन।
इसका लॉर्ड क्या है? इसका लॉर्ड जुपिटर है, अगेन ए 12। तो फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस के ऊपर पूरी तरह से 12 साइंस का, 12 प्लैनेट का एसोसिएशन है इस केस में। तो वो भी इंडिकेट यही करता है कि जो बच्चा है दे आर द ट्विंस। और इसमें आप देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें D3 चार्ट, उससे भी थोड़ा सा कंफर्म करेंगे हम लोग कि D3 चार्ट में जो लग्न है उसका लॉर्ड क्या है? शनि। शनि इज इन द 6th साइन, 12 sign. Shani is placed with the Jupiter, which is dual planet. थर्ड हाउस को देखें, थर्ड हाउस इज ए डुअल साइन। इसमें डेस्कमैन चार्ट में 12 नंबर साइन है, इसे डुअल साइन। इसका लॉर्ड डुअल प्लैनेट, प्लेस्ड इन द डुअल साइन अगेन। सो अगेन ऑल दीज थिंग्स दे कंफर्म कि दिस इज द बर्थ ऑफ ए ट्विन, या ये जो बच्चा है दे आर द ट्विंस एक्चुअली, बिकॉज लग्न में और थर्ड हाउस में, लग्न चार्ट में और D3 चार्ट में पूरी तरह से डुअल प्लैनेट का और डुअल साइन का एसोसिएशन है। So this was one of the horoscope I could get actually of the twin, and I got another also that will clarify more actually कि एक और भी horoscope है जो मुझको मिला ट्विंस के बारे में। This is another horoscope कि हस्बैंड का is 22 April 1966, 1605, and Secunderabad, place near Bulandshahr in UP, and wife is again doctor, 19th August 1969, and time is 1910, and the place is Chennai, and they had 2 daughters, both on 22nd September 96. One time is 1935 and the time is 1945. तो इन दोनों का हम एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या हुआ, या जो अभी हमने देखा वो चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है हुआ नहीं है। Now we can start with the horoscope of husband or the wife. Husband का देख लेते हैं पहले। ये है हस्बैंड का हॉरोस्कोप, ये आपका लग्न चार्ट है, ये नवांश चार्ट है। तो इसमें जो जहाँ तक प्लैनेट की पोजीशन का सवाल है, सन, वीनस और जुपिटर, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग। सन, वीनस एंड जुपिटर शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द केस ऑफ मेल हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन देखें कि जुपिटर जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, नॉट अफ्लिक्टेड बाय एनी मैलेफिक प्लैनेट, और वीनस जो है वो 6th हाउस में है और इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, 5वें स्थान में है, एंड इट इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। सन इज इन द 8th हाउस बट इट इज इन द एक्सॉल्टेशन पोजीशन। तो तीनों प्लैनेट अगर हम लग्न नवांश चार्ट में भी देखें तो जुपिटर इज हियर इन द सेम 10th हाउस, Sun is in the 5th house, again a strong position, and Venus is again well placed in the Upacha स्थान। तो तीनों प्लैनेट वेल प्लेस्ड हैं। जहाँ तक सीट का सवाल है, फर्टिलिटी का सवाल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें लग्न और 5th हाउस को भी देखना है कि उनकी क्या पोजीशन है। तो लग्न की पोजीशन देखें तो इसका लॉर्ड मरकरी है, वो मरकरी उसको देख रहा है अपने साइन को, तो अगेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। 5th हाउस को देखें तो इसके ऊपर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी, राहु का है बस, और इसका लॉर्ड जो है शनि जो है दैट इज वेल प्लेस्ड इन द 7th हाउस। तो उस तरह से भी ठीक हुआ। अब इसके ट्विंस के लिए मैंने कहा था कि 5वें घर के ऊपर, 5th हाउस के ऊपर
there should be influence of malefic planet as well as the malefic signs. तो यहाँ पर क्या पोजीशन है इसकी देखिए, 5th हाउस की। 5th हाउस का लॉर्ड शनि है और शनि का प्लेसमेंट कहाँ पर है, किस साइन में है, ड्वेल साइन में, 12 नंबर साइन में। शनि किसके साथ प्लेस्ड है, ड्वेल प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर ड्वेलिटी, मरकरी, उसके साथ प्लेस्ड भी है। तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि 5th हाउस का जो एसोसिएशन है दैट इज विद द ड्वेल साइन एज वेल एज विद द ड्वेल प्लैनेट, so there is a possibility of having the twin birth also. Now let us see the horoscope of female. और मैंने दोनों कैलकुलेट भी किए हैं, वो मैंने उसमें दिखाऊंगा आपको पीपीटी में, कि इन दोनों के केस में जो मेल फीमेल का है, वन इज ऑड वन इज इवन, तो देयर इज नो डाउट अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ बोथ। तो हम ये फीमेल का हॉरोस्कोप एक बार और देखते हैं। ये फीमेल का हॉरोस्कोप है यहाँ पर। तो इसमें हम एक चीज, जैसे मैंने कहा कि हमने वो लॉन्गिट्यूड या क्षेत्र स्फुटा एग्जामिन कर लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये देखना है कि आरूढ़ लगना और 9th हाउस देयर। तो आरूढ़ लगना यहाँ पर क्या हुआ कि शनि इसका लॉर्ड है लगना का, यहाँ पर है तीसरे पोजीशन में, तो दिस इज द आरूढ़ लगना, ये वाला जगह 5वां, और 5वें घर से 9th हाउस लगना। तो इट मीन्स कि यहाँ कोई चेंज नहीं आया फॉर द फर्टिलिटी या फॉर सीइंग द प्रोजेनी और एग्जामिनिंग द मैटर ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम दिस फीमेल हॉरोस्कोप। अगेन वी कम बैक टू द 5th एंड द 1st हाउस, क्योंकि इसका जो आरूढ़ लगना है, इसका लॉर्ड अपने से 3rd पोजीशन में है, तो उससे 3rd पोजीशन में आपका आरूढ़ लगना हुआ, वीनस 5th हाउस हुआ, और आरूढ़ लगना से 9th पोजीशन, दैट इज अगेन लग्न। यहाँ भी हम लग्न को और इसको एग्जामिन करेंगे 5th हाउस को कि उनकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो लग्न है उसका प्लेसमेंट बहुत खराब नहीं है, ठीक है, और जहाँ 5th हाउस है, 5th हाउस का वहाँ पर वीनस का प्लेसमेंट भी है और उसका लॉर्ड जो है वो मरकरी है, दैट इज आल्सो वेल प्लेस्ड। और जो इन्फ्लुएंस तो हम नहीं देखेंगे यहाँ पर, इन्फ्लुएंस भी अगर हम देखें 5th हाउस के ऊपर तो ये 3rd साइन है, ड्वेल साइन है और ड्वेल प्लैनेट के साथ भी है, प्लस का लॉर्ड भी जो मरकरी है वो भी मरकरी इज ड्वेल प्लैनेट है। तो ये तो उस एंगल से देख लिया। अब जो बात हो रही थी कि लार्ज फीमेल ऑर्गन के लिए मंगल या शनि के ऊपर शनि राहु वगैरह का एस्पेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें 5th हाउस को, वीनस के ऊपर, वीनस के ऊपर किन किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है? वीनस के ऊपर शनि का भी एस्पेक्ट, मंगल का भी एस्पेक्ट है और राहु का भी एस्पेक्ट। तो अगेन कि हम कह सकते हैं कि मंगल के ऊपर शनि एंड राहु दोनों का एसोसिएशन है, और इसीलिए जो है that possibility of dual female organ cannot be denied actually इस केस में भी वही सेम कंडीशन जो पहले केस में एप्लीकेबल थी, वही कंडीशन जो है यहाँ पर भी एप्लीकेबल। नाउ लेट्स एग्जामिन फ्रॉम द चिल्ड्रन हॉरोस्कोप आल्सो, कि उनका भी हॉरोस्कोप इंडिकेट करता है नहीं करता कि ये ट्विंस हैं या नहीं है। तो लेट अस सी दैट आल्सो। ये जो डॉटर है उसका हॉरोस्कोप, और जो बात हो रही है हम लोगों की, यही बात हो रही है कि जो 1st हाउस एंड 3rd हाउस वी हैव टू सी, और दोनों के ऊपर जो है वो ड्वेल प्लैनेट का और ड्वेल साइन का एसोसिएशन होना चाहिए। और हम D1 चार्ट भी देखते हैं और D3 चार्ट भी देखते हैं।
यहाँ पर जो बच्ची है उसका अगर लग्न को हम देखें तो लग्न के ऊपर किसका एस्पेक्ट है? लग्न के ऊपर एस्पेक्ट है जुपिटर का। लग्न के ऊपर एस्पेक्ट है जुपिटर का, विच इज ए ड्यूअल प्लैनेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंडली, अगर हम थर्ड हाउस को देखें, यहाँ पर थर्ड हाउस में ड्यूअल साइन ही प्लेस्ड है और इसका लॉर्ड भी ड्यूअल प्लैनेट है, इसका लॉर्ड भी ड्यूअल प्लैनेट है और इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, वो भी ड्यूअल प्लैनेट है। तो ये जो इंडिकेशन है अबाउट द ट्विंस, इट्स वेरी क्लियर इंडिकेशन कि थर्ड हाउस को अगर हम देख रहे हैं लग्न चार्ट में, पहली चीज तो वहाँ ड्यूअल साइन है, दूसरा उसका लॉर्ड ड्यूअल प्लैनेट है, उसको एस्पेक्ट ड्यूअल प्लैनेट कर रहा है। तो तीनों तरह से, पूरी तरह से थर्ड हाउस के ऊपर और लग्न के ऊपर ड्यूअल साइन और ड्यूअल प्लैनेट का एसोसिएशन है, which clearly indicate this child is a twin actually. Or even we can verify from D3 chart also, क्योंकि D3 chart से भी हमें पता लगना चाहिए। और ये तो चार्ट मुझे अभी मिले हैं, पहले मैंने कभी देखे भी नहीं थे इन चार्टों को जो है, तो इनकी ऑथेंटिसिटी भी आपको कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल चार्ट है, रियल चार्ट है और इसमें हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल, वो एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते। और मैंने भी इनको सब लास्ट क्लास के बाद ही स्टडी किया, उससे पहले कभी स्टडी भी नहीं की। अब यहाँ पर लग्न को देखिए D3 चार्ट को, इसके ऊपर एसोसिएशन किसका है? जुपिटर एंड मरकरी, बोथ आर ड्यूअल प्लैनेट। जुपिटर और मरकरी का एसोसिएशन है और दोनों के दोनों यहाँ पर ड्यूअल प्लैनेट। ये जो थर्ड हाउस है यहाँ पर वो ड्यूअल साइन है, इसका लॉर्ड ड्यूअल प्लैनेट है और ड्यूअल प्लैनेट के साथ ही बैठा हुआ है। तो हर तरह से अगर आप D1 चार्ट लो, D3 चार्ट लो, कोई भी चार्ट लो, देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये जो बच्चा है दे आर ट्विंस। जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं पूरी तरह से, जो है इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दिस वाज अबाउट ट्विन बर्थ बिकॉज आई कुड गेट ओनली 2 हॉरोस्कोप। और भी अगर कोई आपके पास मिलता है तो वी कैन वेरीफाई फ्रॉम दैट आल्सो, बट फॉर द टाइम बीइंग आई कुड गेट ओनली 2 केसेस। आगे बढ़ते हैं अब कि are you able to see or not? जी सर, ये अपना आ रहा है आपका। हाँ, देख पा रहे हैं, ठीक है। वाइफ वाला जी हाँ, आ रहा है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसमें भी आप देखेंगे कि बीज और क्षेत्र स्फुटा दोनों में एक ऑड था, एक इवन था, यहाँ भी क्षेत्र स्फुटा में भी, तो दैट भी कैलकुलेटेड। और लार्ज ऑर्गन का वो प्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये बच्चे का भी वर्थ है जो हम देखा भी। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स अबाउट द सरोगेसी, बर्थ थ्रू सरोगेसी। ये मैंने काफ़ी कोशिश भी की और सरोज जी ने मुझे वो भी दे दिए थे डिटेल भी, तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने वेरीफाई करने की कोशिश भी की एंड फाउंड दैट ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। पहले तो मैंने बृहद पराशर होरा शास्त्र में देखा कि इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं है। देन सरप्राइजिंगली आई फाउंड दैट दे मेंशन अबाउट दत्तकादि पुत्र, और दत्तादि को पुत्र को कहा कि जो मतलब वाइफ्स के थ्रू नहीं है, मेल तो है, मेल विल रिमेन द सेम बट इट इज नॉट थ्रू द वाइफ। तो नेचुरली इट्स अ केस ऑफ सरोगेसी। उसमें ये कहा, उसने एक कंडीशन दी कि अगर 3, 6, 9, 3, 6, 10 और 11 साइंस आर इन द 5th हाउस, 3rd, 6th, 10th और 11th साइन में से कोई भी साइन 5th हाउस में है जिसका की एसोसिएशन है शनि या मांडी या गुलिका के साथ, तो वो कहते हैं कि चाइल्ड इज नॉट बोर्न थ्रू हिज वाइफ, चाइल्ड इज नॉट बोर्न थ्रू हिज वाइफ। सो नेचुरली इट्स अ केस ऑफ सरोगेसी। ये पहले होता होगा, तो इसलिए सारे कॉम्बिनेशन जो है इसमें बुक्स में जो भी आप एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे, यू फाइंड ऑल दोस कॉम्बिनेशंस आर देयर एंड दे आर एप्लीकेबल आल्सो। देन अडॉप्टेड चाइल्ड का भी उसने कई जगह लिखा है। अडॉप्टेड चाइल्ड इज डिफरेंट, बट व्हाट
I talked about Dattakadi Putra was कि not through the wife but the husband is same, the semen is the same but the wife का नहीं है उसमें, मतलब wife के through नहीं हुआ। फिर जो adopted child के बारे में भी जो बृहद पराशर शास्त्र में लिखा हुआ है, ये combinations हैं कि if there are 6 planets, ये मुझे मिले किताबों में, so I noted them actually. If there are 6 planets in the 5th house and Lord of 5th house is in the 12th house, Lord of Lagna and Moon are strong and the child is adopted. और फल दीपिका में भी जो एक जैसे उसमें दत्तकादी पुत्र की बात की, तो यहाँ औरस पुत्र की बात की। औरस पुत्र का उसने कहा कि which is from the own semen and the wife, उसको हम कहते हैं कि औरस पुत्र, जो अपना ओरिजिनल पुत्र है, हस्बैंड एंड वाइफ का ही। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ का पुत्र जो नहीं है उसको हम औरस पुत्र बोलते हैं, या अडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है उसको हम औरस इन्होंने कहा। तो उसमें कहा कि जब औरस पुत्र की पॉसिबिलिटी नहीं है या मतलब चाइल्ड अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, उसकी कंडीशन क्या है कि 3, 6, 10, 11 साइन जो भी हमने कंडीशन डिस्कस की, बृहद पराशर वही कंडीशन यहाँ भी लिखी हुई है। फिर लिखा है 5th lord is weak and not associated with the lord of Lagna or the lord of 7th house. In that case also औरस पुत्र की पॉसिबिलिटी है। तो लास्ट टाइम हम पहले हम लोग आई थिंक ये डिस्कस कर लेते, देन आई विल डिस्कस द हॉरोस्कोप ऑफ दैट सरोगेसी के थ्रू जो बच्चे हुए, वो उससे काफी क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको कि अभी हम एक पॉइंट और भी कहा था कि लेजिटिमेट बर्थ जो होता है कि बर्थ इज नॉट थ्रू द हस्बैंड विद सम अदर पर्सन, तो उसकी कंडीशन भी सारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में लिखी हुई हैं और बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है। तो बृहद पराशर शास्त्र जो बात करता है वो परिजात पुत्र योगा। परिजात पुत्र योगा मीन्स कि नॉट बॉर्न ऑफ द ओन सीमेन, जो इलिजिबेट चाइल्ड की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, नॉट विद द हस्बैंड और विद समबडी एल्स, तो उसको बृहद पराशर शास्त्र में नाम दिया परिजात पुत्र योगा, नॉट बॉर्न ऑफ द ओन सीमेन और थ्रू सम अदर मेल अदर देन द हस्बैंड। तो उसमें उसकी कंडीशन लिखी हुई है इलिजिबेट चाइल्ड की कि अगर लॉर्ड ऑफ 5th हाउस मूवेबल साइन में है, मून एंड राहु इकट्ठे हैं, and Saturn is in the Saturn is in the 5th house, तो ये illegitimate child condition है। Moon in the 8th from Lagna, Jupiter in the 8th from Moon, Jupiter Moon जो है लग्न से 8th में और Moon से 8th में Jupiter, both Moon and Jupiter or any of these should have association of malefic planet, उनके साथ malefic planet का association। और वराह मेहरा ने भी कई कंडीशन बताई कि जुपिटर डज नॉट हैव एस्पेक्ट ऑफ लग्ना एंड द मून, मून इज इन कंजंक्शन विद द सन, कंजंक्शन ऑफ मून सन एंड मेलिफिक प्लैनेट, तो दिस वाज रिटन इन द बुक ऑफ वराह मेहरा। फिर कल्याण वर्मा सारावली ने भी कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं कि लग्न और मून नॉट एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, conjunction of sun and moon without association of Jupiter, sun and moon in conjunction with a malefic planet not aspected by Jupiter, Jupiter, moon, sun in debilitation, Saturn in the Lagna and no benefic association with the Lagna moon or the Venus. The various conditions they have mentioned, I'm just going through that conditions. फिर मानसागरी ने भी कुछ कंडीशन लिखी इसके बारे में कि Lagna occupied by malefics and no planet aspect Lagna, Lagna occupied by malefic and no planet aspect Lagna. Till birth occurs at the fag end of the तिथि, कोई भी तिथि जो चल रही है उसकी अगर fag end पर birth होता है, and lagna is the last नवांशा of movable sign। दो कंडीशन दी उन्होंने कि एक तो birth जो है तिथि के fag end पर होना चाहिए और जो नवांश लग्न का जो नवांश है वो movable sign में लास्ट नवांशा of movable sign का होना चाहिए। Their moon being hemmed between Mercury and Venus and does not have an aspect and does not aspect Lagna, and Saturn and Mars are in the 7th house. ये भी एक condition बताई legitimate child की। Then Lagna not aspected by Jupiter or Venus and Mars and Moon do not aspect Sun. तो ये in the different astrological text different conditions have been
mentioned about illegitimate child. I don't know to what level they are applicable because I couldn't get any horoscope of illegitimate child, but these are the conditions mentioned there. कुछ व्यू और भी हैं लोगों के कि अगर चाइल्ड का बर्थ होता है 4th तिथि में संडे को, 9th तिथि में सैटरडे को, 14th तिथि में ट्यूसडे को, और मून जो है इन द 3rd पद ऑफ उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा एंड उत्तर भाद्रपद, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में 3rd पद में होता है तभी भी जो है चाइल्ड इलेजिटिमेट होता है। उसके बाद जातक परिजात ने बहुत सारी कंडीशंस बताई हैं कि जो ये कंडीशंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं अबाउट द इलेजिटिमेट चाइल्ड, वो कंडीशंस नलिफाई हो जाती हैं या कैंसिल हो जाती हैं इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है कि मून इज इन द साइन ओन्ड बाय द बेनिफिशियर और इन द वर्गा ओन्ड बाय जुपिटर। इलेजिटिमेट चाइल्ड विल बी बोर्न बट नॉट वेन, ये कंडीशन है जो उनको कैंसिल करती है। 12th house is aspected by sun. Sun and moon are in the varga of sun and moon only. Jupiter does not aspect Lagna or moon. Jupiter neither occupies Lagna nor conjoins moon. Lagna or moon is not in Jupiter varga. तो ये moon in the sign or varga एक legitimate sign but not in cases में ये condition जो है वो nullify हो जाती है। और गर्ग ने भी जो है कुछ कंडीशन लिखी है nullify करने के लिए कि child will not be legitimate if moon is in the Sagittarius or the Pisces sign, नौ या 12 साइन में है, moon in conjunction with the Jupiter in any sign या moon in Rishkansh और नवांश of Jupiter, तो उस केस में भी ये सारी कंडीशन जो है nullify हो जाती है। अब जो सरोज जी ने जो मुझे दिए हैं डिटेल, वो हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 5 950 दिल्ली, और वाइफ का जो डिटेल है 26 सितंबर 75 2340 दिल्ली, एंड फर्स्ट डॉटर वाज बोर्न ऑन 7th June 2009 2250 दिल्ली, एंड सेकंड डॉटर ऑन 7th May 2016 1805 दिल्ली. You can also note down these details because I have examined these horoscopes in detail and I found very surprising facts actually जो हमारे पूरी तरह से applicable भी हैं, और वो काफ़ी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा स्टडी करिए इसको कि क्या नज़र आता है इनके हॉरोस्कोप से एंड हाउ यू कैन बी श्योर कि ये सरोगेसी के थ्रू या कोई आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू भी बच्चे पैदा होंगे। तो मेरे ख्याल में टाइम शायद हो रहा है, तो मैं अभी रुकता हूँ, और आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इन द मीन टाइम। तो ये जो आपने दी डिटेल्स फॉर सरोगेशन या इलेजिटिमेट चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड, इसमें चार्ट किसका देखना है, फीमेल का, मेल का, बच्चे का? देखिए ये जो इलेजिटिमेट चाइल्ड की जो भी कंडीशन आप देख रहे हैं, so that is all connected with the child birth, so we have to see the birth of the child only. और दूसरी चीज इलेजिटिमेट की जब बात आएगी तो ये तो क्या कंडीशन होगी, बट व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जो पर्टिकुलरली जो 8th हाउस है हमारा, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मोरालिटी हाउस, और जो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स आल्सो। तो अगर फीमेल के केस में 8th हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होगा, फीमेल के केस में 8th हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होगा, तो उस केस में पॉसिबिलिटी बनती है कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड, तो वी हैव टू सी द 8th हाउस ऑफ फीमेल। ये तो जो कंडीशन हम लोगों ने बताई है तो सब बच्चे के लिए है कि बच्चे का बर्थ अगर ऐसे ऐसे टाइम में हुआ है तो दैट बच्चा इज ए इलेजिटिमेट चाइल्ड। लेकिन हमें हस्बैंड के हॉरोस्कोप से तो देखना नहीं है, हमें वाइफ के हॉरोस्कोप से ही देखना है, फीमेल के हॉरोस्कोप से। तो फीमेल में 8th हाउस विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस कि मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर एंगल से 8th हाउस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 8th हाउस अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो डेफिनेटली फीमेल के केस में बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होगा। और भी जो कॉम्बिनेशंस की हम लोगों ने बात की थी कि वीनस मार्स राहु वगैरह का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज अगेन ए बैड कॉम्बिनेशन कि इस टाइप की पॉसिबिलिटी जो है वो दे सकता है। तो
और इसके अलावा भी नवांश चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो नवांश चार्ट से भी हमें काफी अच्छे इंडिकेशन मिलने चाहिए उसके बारे में जो है। 8th हाउस है, नवांश चार्ट का लगना है, कोई ऐसे कॉम्बिनेशन तो नहीं है वीनस मार्स या वीनस मार्स राहु वगैरह के, तो उस केस में हम फीमेल के हॉरोस्कोप को देखकर कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइप की पॉसिबिलिटी है अथवा नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? We will discuss next time ये जो हॉरोस्कोप है सरोगेसी वाले। सर हाँ जी। सर कई बार आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, कई बार डिफरेंट ट्विंस होते हैं, तो हाँ। वो कैसे देखते हैं? उसमें भी जो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे जिनकी, हाँ, और कभी बिल्कुल अलग होते हैं, तो उसका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला मुझे जो है। उसमें 2-3 की तो बात की, लेकिन मैं भी सोच रहा था ये कि कभी बिल्कुल एक जैसी शक्ल होती है, कभी बिल्कुल अलग होती है, या कभी एक ही सेक्स होता है, कभी अलग अलग सेक्स भी होता है, तो उसका कुछ मिला नहीं। लेट अस सी, विल ट्राई कि कुछ और मिले उसके बारे में जो है, बट एस्ट्रोलॉजी में कुछ मिला नहीं मुझको, बिकॉज़ आई रेड ऑल द टेक्स्ट बुक जो भी और है। सर कई बार सिर्फ 1 ही मिनट का डिफरेंस होता है, तब भी उनके फेस अलग अलग मैंने देखे हैं कि मतलब मदर ने बताया कि 1 ही मिनट के फेस का उससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, फेस का उससे कोई रिलेशन नहीं है। फेस का तो वो जो ओरिजिन है वही कुछ है कि वो अलग है या दैट इज साइंटिफिकली। आजकल नहीं, नेचर वगैरह भी दोनों का नेचर अलग है। हाँ, सी सेक्शन से होंगे तो 1 मिनट का ही फर्क होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सी सेक्शन से। हाँ, तो टाइम वो 1 मिनट के टाइम से हाँ, सी सेक्शन के हैं, लेकिन दोनों का नेचर भी फर्क है। हाँ, नेचर का भी फर्क है सर, बिल्कुल डिफरेंट वो हैं तो। हाँ, तो वो कुछ होता है कि वो अलग अलग एग होते हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकल रीजन तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो लेट अस सी इन केस, और आप भी लोग ट्राई करिए एंड लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड आउट। वैसे सर 1 मिनट के फर्क में भी देखो, एक की शादी हुई है, दूसरे की नहीं हुई है, कमा रहा है, क्योंकि वो चार्ट जो डिविजनल चार्ट है वो अलग हो जाएंगे। सर 1 मिनट में कैसे, कितना क्यों नहीं हो सकते? अभी मैंने कहा कि थोड़े से सेकंड के डिफरेंस होने से, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो उसका लेडी का चार्ट का मेल और इवन एंड ऑड साइन में आ गया अंतर, फ्यू मिनट्स के डिफरेंस में। सर कई बार इसमें बोला गया है कि आप जैसे बड़ा बच्चा है तो छोटे वाले का 11th हाउस देखें, और कई बार छोटा जो लड़का है वो जो दोनों ट्विंस हैं तो उनमें फिर भी कोई छोटा बड़ा होता है तो उनके 3rd और 11th हाउस भी देखें उसे मुताबिक। नेचुरली जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा है, हाँ, बाद बड़ा में है, छोटा हो गया, वो जो है छोटा हो गया, तो उनके भी उसी मुताबिक देखें कि बड़े वाले की हॉरोस्कोप में छोटे वालों की अफ्लिक्शन आ रही है नहीं आ रही। जहाँ तक छोटे बड़े का सवाल है वो तो वही हो गया, 3rd एंड 11th हाउस। जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, 2 चीजें पूछनी थी। एक तो फैग एंड आफ्टर तिथि क्या होती है? फैग एंड मतलब तिथि जब खत्म हो रही है उससे जस्ट पहले। कितना टाइम उसके पहले खत्म होने का वो लेंगे? टाइम नहीं लिखा फैग एंड पर, बट आप मान सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट का 10% मान लीजिए। जी। लास्ट और होने वाला है। और सर वो जो दूसरा वो लेडी डॉक्टर का हॉरोस्कोप देखा था उसमें वीनस 5th हाउस में था, लेकिन इसमें लगन में जो है राहु था, 11 नंबर की लगन थी, उसमें राहु था और उसमें गुलिक मांदी सब बैठे हुए थे सर। जी। तो उसके 5th हाउस में राहु का भी मतलब एफ्लिक्शन आ रहा था और शनि का भी आ रहा था और गुलिक मांदी भी, मतलब वो उसके 9th में पहुंच रही थी वीनस से। But what we did actually, then we saw the Navan chart also. And Navan chart में all these planets were well placed. वो तो ठीक थे सर। हाँ, तो दोनों का देखना है हमें, तो दोनों एंगल से जो है वो दोनों का ही प्लेसमेंट ठीक था उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। होस्ट प्लीज प्रियंवदा मैम को अनम्यूट कीजिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछना है, वो कर नहीं पा रही अपने आप को अनम्यूट। राजेश जी करिए। क्या नाम बोला? प्रियंवदा चड्ढा। प्रियंवदा जी, मैं अभी करता हूँ। सर नमस्कार, मैं बीना बबूटा बोल रही हूँ। ट्विंस के लिए D60 देखते हैं या कोई और देखते हैं? D3 मैंने कहा, D1 और D3 नहीं, D60 ट्विंस के लिए देखते हैं ना? 60? हाँ। नहीं नेवर। D60 तो इससे जनरल चार्ट एक्चुअली, इससे लाइक लगना चार्ट। D60 इज नथिंग टू डू। नहीं, दोनों के नेचर में और दोनों की एजुकेशन में डिफरेंसेस के लिए दोनों का D60 नहीं देखेंगे? नहीं, D60 नहीं, जो और डिविजनल चार्ट है, मैंने कहा कि एजुकेशन का देखना है तो D24 आपको देखना पड़ेगा। D24 में डिफरेंस आ जाएगा दोनों के में, अगर फ्यू मिनट्स का डिफरेंस होगा
तो D3 चार्ट D24 चार्ट में अलग हो जाएगा, D9 चार्ट अलग हो जाएगा, D10 चार्ट अलग हो जाएगा। तो उसमें जो प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है या एजुकेशन है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। तो D60 तो कभी नहीं देखते उसके लिए, ट्विंस के लिए। D60 तो इससे जनरल चार्ट, वेरी जनरल चार्ट। नीरू जी, हाँ नीरू जी। हाँ जी सर। वो प्रियंदा जी को आप अनम्यूट करना, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे उनको करना है, एक बार आप करना, मैंने आपको बनाया। ठीक है सर, देखना, उनको अपन एंट्री करना पड़ेगा। उसमें अनम्यूट ऑल कर दो ना। वो सबको अनम्यूट कर दो। कर दिया। ये कैसे किया? चलो मैं बाद में पूछ लूंगा। हाँ प्रियंका जी पूछिए। पूछिए। उनका अनम्यूट हुआ नहीं शायद। कुछ उनके एंड से प्रॉब्लम है कुछ। उन्होंने डायरेक्ट कुछ कर रखा है सर, यहाँ से तो कर दिया। अच्छा, एक बार अनम्यूट ऑल करके देख लो। सबका अनम्यूट करके देख लो। सर एक और क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इलेजिटिमेट में सिर्फ फीमेल का हॉरोस्कोप क्यों देखा? व्हाई नॉट फॉर मेल? अनिल जी आप भी म्यूट हुए हो, आप अनम्यूट करो पहले अपने आप को। सबको आपने कर दिया। मैं हम बात कर रहे हैं जो बच्चा है हमारे घर में, मेल का होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो तो अलग बात है कि मेल का भी हम 8th हाउस देखेंगे तो, बट मेल क्या कर रहा है वो तो पता ही नहीं चलेगा ना आपको, क्योंकि वी आर कंसर्न विद जो बच्चा है हमारे पास वो है या नहीं है लेजिटिमेट। ओके सर, प्रियंका मैम पूछ रही हैं कि D7 से भी हम लोग ये चेक करेंगे? नहीं, D7 से तो मैंने कहा कि अगर बच्चा नो प्रोजेनी वाला केस है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो हम आर्टिफिशियल मींस जो यूज करते हैं, वो IVF वगैरह यूज करते हैं, वो तो अलग है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो सरोगेसी की बात कर रहे हैं कि मदर इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस। तो ये केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम जब डिस्कस करेंगे दोनों हॉरोस्कोप, तो द पोजीशन विल बी वेरी क्लियर टू यू। और जो हमने प्रिंसिपल देखे अभी तक जो भी, एंड यू विल फाइंड दैट ऑल आर एप्लीकेबल, क्योंकि सारे के सारे एप्लीकेबल हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से। नमस्कार सर, मैं कविता बोल रही हूँ। सर मेरे पास एक ऐसा भी ये कैसे पता चलेगा, जैसे एक ऑलरेडी ट्विन है, आगे उनके बच्चे भी ट्विन हुए, बट उसमें से एक है एक नहीं बचा हुआ, तो वो चीजें भी दिख जाती हैं क्या इसमें? कि वो पता नहीं चलेगा इससे। वो तो बर्थ का ही पता चलेगा, बट उसके बाद जो मदर फादर का हॉरोस्कोप देख के वो अलग चीज है, बट वो पता नहीं चलेगा इससे। ओके, तो ये पता कुंडली है मेरे पास में, लेकिन क्या है कि मदर का वो डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन उनके 5 बच्चे ट्विंस हुए हैं, उनमें से अभी 6 बच्चे हैं और 4 बच्चे नहीं है। अच्छा, तो अगर एग्जैक्ट टाइम पता है, क्योंकि 2 तो मुझे मिल गए थे बिल्कुल जो हमारे रिलेशन में या फ्रेंड में है, तो दैट आई कुड। नहीं, वैसे तो ट्विंस के बहुत मिलते हैं, लेकिन उस लेडी को 5 बार ट्विंस बच्चे पैदा हुए। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा उसका उसका भी चार्ट लगवा दो, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 10 बच्चे आजकल इस जमाने में कौन करता है। नहीं, उनके अभी 6 बच्चे जिंदा हैं, 4 नहीं है। नहीं, बट 5 टाइम्स ट्विंस की तो मतलब वो आप उसका अगर टाइम मिल सकता है तो वी कैन एग्जामिन दैट आल्सो। मैंने पूछा था लेकिन उनके पास में टाइम नहीं, क्योंकि वैसे ही लेडी है। सर, ऐसा है कॉम्बिनेशन देख के टाइम एज्यूम कर लेते हैं कुछ, क्योंकि ऐसे 10 बच्चों वाले चार्ट मिलेंगे नहीं। नहीं, 10 बच्चे की बात नहीं है, 10 बच्चे तो बहुतों के हैं, बट 5 टाइम्स ट्विंस होना जो है, उनके सारे बच्चे ट्विंस हुए हैं। 10 बच्चे वाले पुराने जन्म के हैं अब तो। नहीं, अभी छोटे हैं बच्चे, ज्यादा बड़े भी नहीं है, अभी शादी वादी नहीं। 10 बच्चे तो बहुत लोगों के हैं, लेकिन 5 टाइम्स ट्विंस की बात हो रही है। हमारे जमाने से पहले किया है सर वो 10 बच्चे वाले लोग। हमारे जमाने में 2 या 3 पास है तो खुद ट्विन है, और आगे इनके भी बच्चे ट्विन हुए, उनकी कुंडली मेरे पास है। हाँ, तो अगर शेयर कर सकते हैं उसमें आप शेयर करिए इस टाइप की अगर हैं तो, दिस विल बी अ गुड डिस्कशन एंड
we can do some research also in this. ग्रुप में भी डालना है इसको? हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए, सरोज जी ने डाले थे, ऐसे आप लोग डाल दीजिए ग्रुप में। ठीक है, मैं डाल देती हूँ, मैं डाल देती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन वी गो अहेड। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।